नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में दरबार लगाने वाले कालीशरण महाराज उर्फ हैप्पी बाबा की, जो तंत्र मंत्र में सिद्धि का दावा करते हैं और इसके जरिए कथित तौर पर भूत प्रेत बाधा दूर कर और जादू टोना से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। कालीशरण महाराज और कौन कौन से चमत्कार के दावे करते हैं, उस पर पहले ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत हमें एक ऐसे बाबा के बारे में जानकारी मिली जो देवी कृपा से तंत्र मंत्र का इलाज करते हैं, ऊपरी शक्तियों का समाधान करते हैं। इसलिए हमारी टीम छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के झलप छिलपावन गांव पहुंची। बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी थी। तभी हमें नजर आया कि एक शख्स बाबा से अपनी समस्या बता रहा है। उसे व्यापार में नुकसान हो रहा था। समस्या सुनकर बाबा ने देवी माँ से अर्जी लगाई। ऐसा लगा जैसे बाबा देवी माँ से स्वयं बात कर रहे हों। 2005 से ये सेट नहीं हो पा रहा और अभी स्थिति ये आ गई है जगदम्बा की ये वहाँ पे जितनी इनकी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, ये सारी चीज़ें बेच करके वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं। हे मातेश्वरी, कृपया इनके ऊपर अपनी कृपा दें, दया करें और दिखाइए कि माँ इनके बिजनेस में जो सफलता नहीं मिल पा रही है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है या इस समय कहीं पर तंत्र मंत्र या कोई क्रिया या कोई अभिचार कर्म हुए हैं। देवी माँ से परेशानी बताने के बाद बाबा ने थोड़ी देर तक अपनी आंखें बंद की और फिर बाबा ने एक एक कर उस शख्स को परेशानी बतानी शुरू की। ऐसा लगा कि किसी ने आकर सारी परेशानी उन्हें बता दी हो। बाबा ने शख्स को बताया कि कोई तंत्र क्रिया कर उसके स्थान पर कुछ फेंक रहा था। क्या आपके बिजनेस जहाँ पे करते थे आप, होटल या घर, कहीं पे कोई अभिचार की क्रिया की गई कोई वस्तु मिली है? कभी नहीं मिली। समझ में ना, जैसे नींबू है या इस तरह की चावल, वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। अभिचार की वस्तु, चाहे वो चावल हो, चाहे वो लौंग हो, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो सिंदूर हो, चाहे वो बंधन हो, आपके स्थान पे फेंकी जाती थी, हाँ या ना? फेंकी जाती थी ना? हाँ। बाबा ने जो कुछ भी पूछा शख्स ने उसका जवाब दिया। हमें इस पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि ऐसा संभव है कि बाबा हर किसी को ऐसी सलाह दें। इसके बाद एक बीमार महिला अपनी परेशानी लेकर बाबा के पास आई, लेकिन बाबा ने उसे साफ मना कर दिया कि उसके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पे मातेश्वरी स्पष्ट बता रही हैं कि यहाँ पर कोई भी तंत्र मंत्र की क्रिया नहीं है। ठीक है, ये सामान्य है। हो सकता है आपके वजन की वजह से हो या अन्य जो कारण है वो तो मैं बता नहीं सकता, उसके लिए आप डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, जो तंत्र का होगा वही ट्रीटमेंट बस मैं कर पाऊंगा। बाबा का पूरा नाम हैप्पी गंभीर है और वो पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन गुरु ने उन्हें काली पुत्र कालीशरण जी का नाम दिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के छलप छिलपावन गांव में पिछले 13 वर्षों से वो अपना दरबार लगा रहे हैं। बाबा का ये दरबार सिर्फ मंगलवार को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक लगता है। सप्ताह के बाकी 6 दिन बाबा अपना कारोबार देखते हैं। उनका कपड़े का कारोबार है। पैर हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करते थे और मेरे ऊपर परेशानी बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर ही दिखाए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर हम लोग को पता चला कि यहाँ दिव्य दरबार लगता है करके, तो फिर हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने से ना हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और जो शरीर में था वो कटाक्ष भी हुआ। ये हमारे बच्चा को दिखाने आए हैं। क्या हो गया बेटे को? इसको बार बार बुखार आते हैं, बार बार ऐसे चक्कर आते हैं और फिर पैर हाथ पैर दर्द देते हैं। तो आपने डॉक्टर से दिखाया? से दिखाया तो उसका रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, इसीलिए माँ के दरबार में आया है। हर मंगलवार उनके दरबार में इलाज के लिए भक्तों की लंबी कतार लगती है। हैप्पी बाबा के दरबार में इलाज के लिए 3 मंगलवार को अर्जी लगानी आवश्यक है। अगर किसी के लिए दरबार में आना संभव न हो तो उसके लिए भी उपाय है, लेकिन हैप्पी बाबा से इलाज के लिए कम से कम एक बार दरबार में आना आवश्यक है। यहाँ पे इलाज जो होता है वो तंत्र से ग्रसित लोगों का ही होता है। बहुत सारे कंफ्यूज्ड लोग आते हैं यहाँ पे, ग्रसित लोग आते हैं। जैसे आप न्यूज़ चैनल मुहिम चला रहा है, मैं भी एक मुहिम चला रहा हूँ। गांव के उन लोगों को जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये तंत्र मंत्र जैसे अंधविश्वास में फंसे हुए हैं,
मेडिकेटेड प्रॉब्लम होने के बाद भी भभूति जैसे या वो झाड़ा वाड़ा जो भी होता है गांव के जो लोग करते हैं वो चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं। आप देखे होंगे कोई मोर पंख लेकर के, कोई नीम की डाली लेकर के ऐसे पत्तों से जो झाड़ा लगाते हैं। अगर कोई विद्वेषण या मारण जैसी क्रिया से परेशान है तो बाबा अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से कटाक्ष कर उन्हें ठीक कर देते हैं। हैप्पी बाबा का दावा है कि वो सिर्फ तंत्र क्रिया का ही समाधान करते हैं। वशीकरण, सम्मोहन, विद्वेषण, व्यापार का न चल पाना, शारीरिक कष्ट, भ्रमित होना, इन सब का इलाज हैप्पी बाबा के दरबार में है। इसके अलावा निसंतान और तेज दर्द वाले लोग भी यहाँ आते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो बाबा के दरबार में उसका समाधान नहीं है। इसके लिए बाबा उन्हें अस्पताल जाने की सलाह देते हैं। लेकिन तंत्र क्रिया से अलग बाबा ने 2 वर्ष पहले पर्ची बनाने की विद्या भी सीखी और पर्ची का दरबार लगाना शुरू किया। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद पर्ची बनाना बंद कर दिया। सवाल है कि क्या सच में बाबा चमत्कारी हैं? क्या देवी माँ उनके कानों में सच में तांत्रिक क्रिया और उसका समाधान बताती हैं? अगर हाँ, तो क्या वो अपने दावों को न्यूज नेशन के मंच पर साबित कर पाएंगे? क्योंकि आज एक खास पैनल के सामने धर्म, तर्क और विज्ञान की कसौटी पर होगी उनके दावों की पड़ताल। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ कालीशरण महाराज जी जुड़ रहे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो दर्शक आपके दरबार के बारे में नहीं जानते हैं, आपके बारे में नहीं जानते, थोड़ा उनको बताइए अपने बारे में। कहाँ आपका दरबार लगता है, किस जगह आपका आश्रम है और कब से ये दरबार लग रहा है? जी, मेरा पूरा नाम हैप्पी गंभीर है और मेरे गुरु जी के द्वारा दिया हुआ नाम कालीपुत्र कालीशरण जी है। जी, दरबार कहाँ लगता है आपका महाराज जी? मैं और एक कितने पंजाबी वक्त से फैमिली दरबार से बिलोंग करता हूँ और एक छोटे से गांव। जी बताइए। जी दरबार छत्तीसगढ़ में, जी दरबार छत्तीसगढ़ में महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव आता है, छिलपावन, झलप छिलपावन, दरबार वहीं लगता है। कितने लंबे वक्त से आप दरबार लगा रहे हैं और क्या आपसे पहले जो आपके परिवार के लोग थे उनका भी दरबार लगता था? जी, मैं गुरुजी के साथ लगभग 26 सालों से दरबार की सेवा कर रहा हूं, लेकिन गुरुजी के बाद पर्सनल अकेले मैं पिछले 13 वर्षों से दरबार लगा रहा हूं। और मेरे परिवार में मेरे प्रेरणा स्रोत जिनसे मुझे सेवा करने की जो भावना उत्पन्न हुई वो मेरे नाना जी थे। मेरे नाना जी से प्रेरणा लेकर के मैं दरबार में भक्तों की सेवा कार्य को प्रारंभ किया। बहुत कम भक्त आते हैं क्योंकि क्या बोलना चाहिए, अलग अलग तरह का दावा करते हैं, जो बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, उनके यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस तरह का दावा मैं नहीं करता हूँ, तंत्र से संबंधित व्यक्तियों को ही देखता हूँ, तो दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती। तो आप किस तरीके से भक्तों की समस्या का समाधान करते हैं महाराज जी? जी, तरह की बात करेंगे तो तंत्र में कई क्रियाएं हैं, कई क्रियाओं के माध्यम से और कटाक्ष पूजन हवन के माध्यम से जो है इनका कटाक्ष क्रिया की जाती है। ठीक है। तो किस तरीके की समस्याओं के साथ ज्यादातर लोग आपके पास आते हैं तंत्र की इन साधनाओं के जरिए समाधान पाने के लिए? तंत्र से संबंधित बहुत सारी परेशानी लोग लेकर के आते हैं, जिसमें अधिकतर वशीकरण है, सम्मोहन है, विद्वेषण के अंतर्गत आते हैं, व्यापार का न चल पाना, शारीरिक कष्ट को लेके आते हैं। बहुत सारे भ्रमित लोग आते हैं, जो लोग मेडिकेटेड तकलीफ झेल रहे होते हैं। ऐसे लोग जब दरबार में आते हैं तो उन्हें मैं डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता हूं और ये सारी चीज़ों को क्लियर कर देता हूं कि आप इस तंत्र का कोई भी आपको दोष नहीं है। ठीक है। बात समस्या की करें तो निसंतान वाले, शरीर में कहीं पर भी तेज दर्द वाले, काम कारोबार वाले और बहुत सारी तकलीफों को लेके आते हैं। ठीक है। तो जो शरीर में दर्द वाले आते हैं वो आपके दरबार में ठीक हो जाते हैं या उनको आप नहीं देखते, आप कहते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास जाओ? नहीं, मैं पहले उन्हें चेक करता हूँ सारी चीज़ों को, उनसे पूछता हूँ कि आप डॉक्टर के पास गए थे, आपने क्या क्या टेस्ट करवाई हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में जानने के बाद जब वो बताते हैं कि हाँ हमने टेस्ट किया है और हमारी सभी तरह की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तब मैं उनको चेक करता हूँ। अगर रिपोर्ट में कोई चीज़ पॉजिटिव है
या ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं, तो वो ऐसे पेशेंट को मैं नहीं देखता हूं। तो मतलब इसको मैं ऐसे समझूं महाराज जी कि जिस मरीज को डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट सामान्य है फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, वो आपके दरबार में पहुंचता है और मैं मानकर चलूं कि वो ठीक भी हो जाता है? अगर तंत्र की कोई क्रिया उनके ऊपर हुई है तो मान के चलिए। ठीक है। आप पर्चा भी निकालते हैं? ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं प्रभु। तो आप पर्चा नहीं बनाते हैं भक्तों का? ये पर्चा निकालने वाली जो बात आई है, जी जी प्रभु मैं बोलिए महाराज जी। देखिए, मैं नेशनल चैनल पर बैठा हूं और मैं जो भी बात बताऊंगा या जो भी बात करूंगा वो एकदम सच्चाई के साथ करूंगा, एकदम पूर्ण सच्चाई के साथ करूंगा। बात आ रही है पर्चा वाले बाबा की, या मैं पर्ची निकालता हूं या नहीं निकालता हूं, तो प्रभु मैं चाहूं तो एक लाइन में सिरे से इंकार कर सकता हूं कि मैं पर्चा नहीं निकालता, परंतु मैं इस बात से इंकार नहीं करूंगा। आज से 2 साल पहले मैंने पर्चा निकालने की विद्या को ग्रहण करने की कोशिश की और पर्चा बनाने की कोशिश की। लगभग 6 माह मैं पर्ची के माध्यम से दरबार लगाने का प्रयास किया था, परंतु मैं स्पेशलिस्ट पर्चा वाला बाबा नहीं हूं। तो जिसे मैंने पिछले 1.5 साल पहले ही छोड़ दिया था, बंद कर दिया था। तो क्यों छोड़ दिया? मतलब मजा नहीं आया, नतीजे बहुत अच्छे नहीं निकल पा रहे थे, उससे सीख नहीं पाए थे उस पूरी विद्या को, कहां कमी रह गई, क्यों छोड़ा आपने? जी मैं बोला कि मैं जो भी आपसे बातें करूंगा या जो भी बताऊंगा वो पूर्ण सच्चाई आपके सामने रखूंगा। 10 महाविद्याओं के अंतर्गत आने वाली 9वीं महाविद्या मां मातंगी से और उनके जो रूप निकलते हैं, जैसे राज मातंगी, सुमुखी मातंगी, कर्ण मातंगी, तो मैंने 108 दिनों तक मां कर्ण मातंगी की साधना की थी, जिससे मुझे कर्ण मातंगी की साधना में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी और मेरे कानों में मां कर्ण मातंगी की स्पष्ट आवाज सुनाई देती थी, जिसे मैंने सिर्फ ये बात सच होती है या नहीं होती इस पर रिसर्च करने के लिए किया था। आपने कहा कि ये जो पर्चे वाले स्पेशलिस्ट बाबा होते हैं, कान में स्पष्ट आवाज सुनाई दी, जिससे मैं, ठीक है, मतलब आपको पुष्टि हो गई, आप जो रिसर्च करना चाह रहे थे वो प्रमाणित हो गया, आपने फिर छोड़ दिया। लेकिन आपने भी कहा कि जो पर्चा निकालने वाले स्पेशलिस्ट बाबा हैं वैसा बाबा मैं नहीं हूं। ये पर्चा निकालने वाले स्पेशलिस्ट बाबा कौन है? देखिए, पहले तो मैं इससे मुझे पुष्टि नहीं हुई, अगर पुष्टि होती तो शायद मैं अभी पर्चा निकालता रहता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही बताऊंगा कि जब से पर्चा वाले बाबाओं का चलन आया है, तब से गांव के बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो इस विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इसके चक्कर में वो उटपटांग साधनाएं कर रहे हैं, जिससे हो सकता है उन्हें किसी प्रकार की हानि हो जाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी भक्त को किसी प्रकार की कोई हानि हो, और इसलिए मैंने ये साधना की। साधना करने के बाद मुझे सिद्धि प्राप्त हुई, लेकिन मुझे पूर्ण संतुष्टि इसलिए नहीं हुई क्योंकि जिस तरह से लोग बताते हैं कि कानों में आवाज आती है, आवाज आती तो जरूर थी, लेकिन वह आवाज क्लियर नहीं आती थी, जिसे मैंने बाद में जाकर के इस विद्या को मैंने विसर्जन कर दिया। तो वो युवा जो पर्ची वाले बाबा बनना चाहते हैं, महाराज जी की उनको क्या नसीहत है? पर्ची वाला बाबा बनना चाहिए, वो विद्या हासिल करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरी पर्सनल मेरी राय है कि यह एक है सिद्धि है, मैं नहीं बोलता कि सिद्धि नहीं है, यह सिद्धि है, लेकिन हर कोई इस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप आपके योग्य गुरु नहीं है, आपके पास ऐसा कोई साधन या जरिया नहीं है जिससे आप ये सीख सके, तो आप बेवजह ऐसे उलझनों में मत फंसिए। हो सकता है सिद्धि के चक्कर में अगर आप कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके ऊपर हावी हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अब मैं कहीं पढ़ रहा था जिसमें आपके बारे में बताया गया कि आपके दिव्य दरबार में 4 बार अर्जी लगाने के लिए आप लोगों को बुलाते हैं, बाद में हवन पूजन भी कराते हैं। ये 4 बार क्यों? पहली बार में ही समाधान क्यों नहीं? जी, 4 बार नहीं बुलाया जाता प्रभु, ये 3 बार बुलाया जाता है। 3 बार इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि तंत्र से अगर कोई पीड़ित है तो उसका हम नींबू के माध्यम से या उतारा कुछ क्रिया, जो उतारने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को बारी बारी से करने के लिए हम 3 मंगलवार बुलाते हैं। लेकिन महाराज जी, हो सकता है कि कोई बहुत दूर रह रहा हो महासमंद से, और दूसरी बात यह है कि तौर पर वो अफोर्ड ना कर सके वहां तक पहुंचना, लेकिन वो आपसे अपनी समस्या का समाधान चाहे, तो क्या फोन पर बात करके उसकी समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए प्रभु, एक बार तो आना ही होगा
और एकदम ज़्यादा जो दूर हैं, जो नहीं आ सकते, उनके लिए बिल्कुल फ़ोन पर बात कर सकते हैं, वो अपनी सारी डिटेल दे सकते हैं, लेकिन मैं तुरंत नहीं बता सकता। उन पर ऐसे भक्तों के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, कुछ घंटा या एक दिन, ताकि उनके बारे में देख करके, उनके बारे में जांच करके फिर उनसे संपर्क साधा जा सकता। भक्त आए हुए हैं अभी, किस तरीके से आपका दरबार सस्ता है, जरा दिखा सकते हैं आप हमें? जी, देखिए अभी भक्त आए हुए हैं, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में धान की जो खेती है वो बहुत मात्रा में होती है, और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो धान ही है। और ये जो समय चल रहा है प्रभु, ये धान की कटाई का समय है, और अभी जितने भी गांव के जो रहने वाले लोग हैं वो सारे लोग धान की कटाई के लिए अपने खेतों में इस वक्त पाए जाते हैं। तो और कोई पूरा भक्त गांव अभी जो है वो दरबार में सुनसान हो या जाता है। सन्नाटा तो पसरा हुआ? आज कोई दरबार नहीं? की जो संख्या वो बहुत ही कम है। कुछ लोग हैं, पूरा सन्नाटा नहीं तो पसरा है, उन्हें कुछ लोग बुला हैं। सकते हैं आप एक बार? मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से भी कहूंगा कि वो अपने कैमरे को हैंडल कर लें, ताकि हम देख सकें कि किस तरीके से भक्त आते हैं, किस तरीके से आपका उनसे संवाद होता है, कैसे आप तंत्र मंत्र साधना के जरिए उनकी समस्या का समाधान कर सकें। बाहर आ जाइए, जितने भी भक्त यहाँ पर अभी मौजूद हैं बाहर आ जाइए। मेरे भक्त नहीं है प्रभु, सब जगदम्बा के भक्त हैं। महाराज जी, जितनी देर में भक्त आ रहे हैं, जब से आपने दरबार लगाना शुरू किया, आप कह रहे हैं कि मैं 13 साल से दरबार लगा रहा हूं, उससे पहले क्या करते थे आप? देखिए, पहले भी मैं व्यापार करता था और आज भी मैं व्यापार करता हूँ। इससे मेरा कोई गुजर बसर नहीं हो रहा है प्रभु, या इससे मैं कोई कमाई का जरिया नहीं है ये मेरे लिए। अच्छा। आज भी मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ, आज भी मेरी शॉप है। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने भक्तों को बुला लीजिए एक बार, वो बैठ जाएं, फिर हम दोबारा से आगे जो प्रक्रिया है उसको शुरू करते हैं। महाराज जी, आपने जो कुछ बताया है महाराज जी अपने बारे में, अपने दरबार के बारे में, और अब तक के अपने इस सफर के बारे में, उसको लेकर कुछ जिज्ञासाएं हमारे पैनलिस्ट के जहन में भी होंगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ यति चेतनानंद जी हैं, आप भी हिंदू धर्मगुरु हैं। और मेरे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, आप देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी, आपने सुना महाराज जी को, आपका पहला रिएक्शन? सबसे पहले मैं महाराज जी से जानना चाहूंगा, मतलब ये क्या करते हैं, आप करते क्या है, वो थोड़ा सा मुझे जानना था आपसे। कहाँ से क्या विद्या ग्रहण की, क्या आपकी नॉलेज रही, कहाँ से आपने साधना किया? जी क्योंकि भक्ति का जो एक रास्ता है वो विरासत में नहीं मिलता है, ये आप जानते हैं, है नहीं है? विरासत में भक्ति नहीं मिल सकती, सिर्फ राजनीति या राजगद्दी मिल सकती है। तो ये जो कुछ आपको मिला, जो शक्तियां आपने अर्जित की, जिसके माध्यम से आप किसी का इलाज करते हैं, तो वो शक्तियां कहां से प्राप्त हो पाई, मुझे वो जानना था। क्या किया आपने आज तक, किस वेद का अध्ययन किया, किस साधना को किया, थोड़ा सा मुझे प्लीज उसके बारे में बताइए। फिर मैं आपसे जो मेरे प्रश्न हैं, जो जिज्ञासा है, उसको पूछता हूं। ये हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य है कि सही व्यक्ति को बाहर निकाल कर लाया जाए, और जो व्यक्ति भी पाखंड कर रहे हैं उनको एक्सपोज किया जाए। सबसे पहले आपके चरणों में मेरा प्रणाम जय है। श्री राम, धन्यवाद। और दूसरी बात ये प्रभु कि ये जो कार्यक्रम आपका चल रहा है, ये मुझे बहुत पसंद है, और मैं लगातार इस कार्यक्रम को देखता हूं। डायरेक्टली भी समय टीवी के पास भी कम होता है, उसी पर आते हैं, पॉइंट पर ही आते हैं। दादा डायरेक्ट आ जाइए। कटाक्ष शब्द जो है वो क्या है? कटाक्ष शब्द मीनिंग क्या है? कटाक्ष कहां लिखा है? जी, कटाक्ष के माध्यम, जी, कटाक्ष कहीं नहीं लिखा है प्रभु। कटाक्ष के माध्यम से नहीं कहा प्रभु, क्रियाओं के माध्यम से कटाक्ष किया जाता है। यानी जो तंत्र की जो गति चल रही है, तंत्र जो हावी हुआ है, उस पे जी बोल लीजिए, उसको काटना, उसको हटाना, उसको नष्ट कर देना कटाक्ष कहलाता है। अब महाराज, कटाक्ष शब्द का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? कटाक्ष शब्द का अर्थ होता है किसी के स्वरूप के बारे में वर्णन करना, किसी के सौंदर्य के बारे में वर्णन करना। हमारे दर्शक और आप, मैं दोनों के लिए बात बता रहा हूं। भगवान शंकर ने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का वर्णन किया है, लिखा है उसको। तो जो राधा कृपा कटाक्ष शब्द है, जो कटाक्ष स्तोत्र है, राधा कृपा कटाक्ष, उसमें राधा जी के स्वरूप का सुंदर वर्णन किया गया है। तो कटाक्ष किसी चीज को काटने को नहीं कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा।
तो ये सबसे पहले मैं जी। ये आपके लिए भी एक बात बता रहा हूं, ताकि आगे से जब भी कोई पूछ रहा हो तो उस जी, प्रश्न जी, का जो बिल्कुल। उत्तर है वो आपको पता होना चाहिए। अब जी, जी, एक और बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक और बहुत सही चीज जानकारी। अब एक और चीज आपसे पूछ रहा हूं, आखिर ये कैसे जी, डिसाइड जी, बहुत करते सही हैं, जानकारी। आप कैसे ये डिसाइड करते हैं किसी के ऊपर तंत्र है जी। या किसी के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है या किसी के ऊपर प्रेत बाधा है या नेचुरल कोई बीमार है, विदाउट नॉलेज के? शास्त्र बड़ा जी। स्पष्ट कहता है भाई, पहले मुझे पता होना चाहिए ना जी। कि रोग है क्या, तब तो मैं उसको निवारण करूंगा, बट मैं उस रोग को क्लेरिफाई कैसे करूंगा? तो आप कैसे जी। क्लेरिफाई करते हैं? आपका मुझे जो मैं जहां तक अभी तक जी, जी, समझ बिल्कुल, पाया हूं, बिल्कुल। जहां तक आपको मैं समझ पाया हूं, आई थिंक एस्ट्रोलॉजिकल कोई अध्ययन नहीं है। और ये मैं नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके कह रहा हूं दादा जी। कि आपको संकल्प भी याद अभी तक नहीं जी। है, राइट? संकल्प भी अगर कहा जाए तो जो वेद में संकल्प है किसी भी पूजन जी, के लिए, जी। किसी क्या- भी क्या साधना, संकल्प बोले प्रभु? मैंने कहा वेद में ये जी। नियम है, किसी भी साधना के लिए सबसे पहले संकल्प लेना आवश्यक है। हमारे शास्त्र जी। में ये वर्णन है या नहीं जी। है ना? जी, लेकिन दादा जो मैं अभी तक आपके बिल्कुल, बिल्कुल, मुखारविंद को देख करके और आपके जी, शब्दों को जी। देखकर समझ पाया हूं, आपको संकल्प नहीं आता है। जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं प्रभु कि जो भी देखिए, मैं तो वेद का ज्ञाता नहीं हूं। अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अगर ब्राह्मण कुल से जन्म लिया होता या नहीं भी लिया होता, अगर वेदों का अध्ययन किया होता, शास्त्रों का अध्ययन किया होता, तो शास्त्री कहलाता। अब तक आपने हैप्पी बाबा के चमत्कारी दावों को सुना और यह भी जाना कि किन शक्तियों के जरिए वो भक्तों की परेशानी दूर करते हैं। आपने यह भी जाना कि आखिर बाबा ने क्यों भक्तों की पर्ची निकालनी बंद कर दी। अब बाबा के दैवीय शक्ति प्राप्त करने के दावों में कितना दम है, ये आगे देखिए। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज न्यूज नेशन के मंच पर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के रहने वाले हैप्पी बाबा के दावों की पड़ताल हो रही है। इस शो में अब तक आपने देखा कि बाबा किसी के ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया का समाधान करने का दावा कर रहे हैं। जब एंकर अनुराग दीक्षित ने बाबा से पूछा कि जिस भक्त के लिए दरबार में आना संभव न हो तो क्या उसका इलाज हो सकता है, तो बाबा ने उसका समाधान भी बताया। जी, हो सकता है कि कोई बहुत दूर रह रहा हो महासमुंद से, और दूसरी बात यह है आर्थिक कि तौर पर वो अफोर्ड ना कर सके वहां तक पहुंचना, लेकिन वो आपसे अपनी समस्या का समाधान जी। चाहे, तो क्या फोन पर बात करके उसकी समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए प्रभु, एक बार तो आना ही होगा, और एकदम ज्यादा जो दूर हैं, जो नहीं आ सकते, उनके लिए बिल्कुल फोन पर बात कर सकते हैं। वो अपनी सारी डिटेल दे सकते हैं, लेकिन मैं तुरंत नहीं बता सकता। लेकिन मंच पर मौजूद पैनलिस्ट उनके दावों और तर्कों से सहमत नजर नहीं आए। बाबा ने शो में दावा किया है कि वो विशेष क्रिया कर तांत्रिक कर्म का कटाक्ष करते हैं। इस पर धर्मगुरु राज मिश्रा ने उनसे पूछ लिया कि कटाक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, लेकिन हैप्पी बाबा उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। कटाक्ष शब्द जो है वो क्या है? कटाक्ष शब्द जी। मीनिंग क्या है? कटाक्ष कहां जी। लिखा है? जी, जी, कटाक्ष के माध्यम, जी जी, कटाक्ष कहीं नहीं लिखा है प्रभु। कटाक्ष के माध्यम से नहीं कहा प्रभु, क्रियाओं के माध्यम से कटाक्ष किया जाता है। यानी जो तंत्र की जो गति चल रही है, तंत्र जो हावी हुआ है, उस पे जी जी, बोल लीजिए, बोल उसको लीजिए। काटना, उसको हटाना, कटाक्ष- उसको नष्ट कर देना कटाक्ष राइट। कहलाता है। अब महाराज, कटाक्ष शब्द का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? कटाक्ष शब्द का अर्थ होता है किसी के स्वरूप के बारे में वर्णन करना। राज मिश्रा के सवालों में बाबा फंसते नजर आए। इसके बाद राज मिश्रा ने उनसे पूछा कि बाबा कैसे ये तय करते हैं कि किसी के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है या नहीं। यही नहीं, उन्होंने बाबा के शास्त्र ज्ञान पर भी सवाल खड़े कर दिए। आप कैसे ये डिसाइड करते हैं किसी के ऊपर तंत्र है जी। या किसी के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है या किसी के ऊपर प्रेत बाधा है या नेचुरल कोई बीमार है, विदाउट नॉलेज के? शास्त्र बड़ा जी। स्पष्ट कहता है भाई, पहले मुझे पता होना चाहिए ना जी। कि रोग है क्या, तब तो मैं उसको निवारण करूंगा, बट मैं उस रोग को क्लेरिफाई कैसे करूंगा? तो आप कैसे जी। क्लेरिफाई करते हैं? आपका मुझे जो मैं जहां तक अभी तक जी, जी, समझ बिल्कुल, पाया हूं, बिल्कुल। जहां तक आपको मैं समझ पाया हूं, आई थिंक एस्ट्रोलॉजिकल कोई अध्ययन नहीं है। और ये मैं नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके कह रहा हूं दादा जी। कि आपको संकल्प भी याद अभी तक नहीं जी। है। लेकिन बाबा अपने दावों पर अड़े हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि उन्हें वेद और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और वो सिर्फ देवी कृपा से समाधान करते हैं।
वेद में ये नियम है, किसी भी साधना के लिए सबसे पहले संकल्प लेना आवश्यक है। हमारे शास्त्र में ये वर्णन है या नहीं है ना जी। लेकिन दादा, जो मैं अभी तक आपके मुखारविंद को देख करके और आपके शब्दों को देखकर समझ पाया हूं, आपको संकल्प नहीं आता है। जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं प्रभु कि जो भी देखिए, मैं तो वेद का ज्ञाता नहीं हूं। अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अगर ब्राह्मण कुल से जन्म लिया होता या नहीं भी लिया होता, अगर वेदों का अध्ययन किया होता, शास्त्रों का अध्ययन किया होता, तो शास्त्री कहलाता। क्या बाबा की दिव्य शक्तियां सिर्फ दिखावा हैं? क्या उन्हें साबित करने का कोई आधार भी बाबा के पास है? क्या बाबा मनोवैज्ञानिक और दूसरे पैनलिस्ट के सवालों में उलझ कर रह जाएंगे या अपने दावों को प्रामाणिक साबित कर सभी को निरुत्तर कर देंगे? देखिए आगे। हमारा कार्य यहां पर यही है, उद्देश्य यही है कि सही और गलत को पता करके लाया जाए। जी। मैं एक बात बड़ा क्लियर कहता हूं, पुस्तक देख करके भी आपके लिए संकल्प पढ़ना संभव नहीं है। मैं गारंटी यहां से बैठकर दे रहा हूं। कोई बात नहीं, एक मिनट। महाराज जी अपने किसी भक्त को, साथी को कहिए कि वो पुस्तक एक बार मंगवा लें जिसमें वो संकल्प होता है जो आप पढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि जो भक्त आपके पास पहुंचे हैं, उन भक्तों में से भी किसी को अपने नजदीक जरा बुलाइएगा और हम ये जानना चाहेंगे कि आप उन भक्तों की समस्या का जो निराकरण है वो किस तरीके से करते हैं। वो जो संवाद है वो हम थोड़ा एक बार देखना चाहेंगे। तो पुस्तक भी मंगवा लीजिए नजदीक में और अपने किसी भक्त को भी अपने नजदीक बुला लीजिए। विदाउट ज्योतिष जाने अनुराग जी, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, ये पता ही नहीं किया जा सकता कि किसी ऊपर तंत्र क्रिया है या किसी की नॉर्मल प्रॉब्लम है। देखिए, ज्योतिष अलग चीज हो जाती है प्रभु, और तंत्र अलग चीज हो जाता है। बात मैं तंत्र कैसे अलग है मैं आऊंगा महाराज जी आपके पास। सिद्धि की बता महाराज जी उन्होंने मुझे महाराज जी एक मिनट दीजिए, मैं आऊंगा आपसे, समझूंगा कि तंत्र और सिद्धि जो आप बता रहे हैं वो क्या है। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, बाकी पैनलिस्ट को जरा एक बार चर्चा में ले लें। डॉक्टर कक्कड़, कारोबार आपका नहीं चल रहा है, चल जाएगा अगर आप आते हैं दरबार में। तो अगर आपको किसी तरीके की शारीरिक संकट है, डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर कक्कड़ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आप आ जाओ दरबार में, आप ठीक हो जाओगे। ऐसा होता है क्या? सेक्शन 51A सबसेक्शन H कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट टू इंक्वायर, पूछने का एक हमारे में होना चाहिए। अभी तक जो इन्होंने बात करी उसमें साइंटिफिक टेम्पर है, जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं उसमें साइंटिफिक टेम्पर तो कुछ नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि भाई किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, ये कोई तंत्र कर देंगे और उससे अगर कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, तो मतलब ये तो प्योरली अनसाइंटिफिक है। क्योंकि तो ऐसे तो हर आदमी, जिसका इतने हमारे देश में लोग हैं जिनका आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सबको इनके पास भेज देना चाहिए और ये सबकी लॉटरी निकाल देंगे। तो हमारे तो गीता वगैरह, भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है, कर्म की बात करी गई है। अगर इसी चीजों से सब हो जाता तो तंत्र वगैरह से ही नहीं, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। तो इसमें साइंटिफिक टेम्पर तो कुछ नहीं है। दूसरा, आपने कहा जो पर्ची वाली आपने बात करी कि आपने वो सिद्धि हासिल कर ली थी। अब पहले तो मैं आपको गारंटी के साथ, आज तक जितने बाबा हैं, मैंने कहा मैं अपना प्रोफेशन छोड़ने को तैयार हूं, कोई मुझे ये दिखा दे कि वो पर्ची लिख सकता है और उसको ये सिद्धि हासिल है या कोई सिद्धि होती भी है। तो जो ये कहता है कि कोई सिद्धि होती है और आपने कहा कि आपके कानों में कुछ आ रहा था आवाज जो आपको सुनाई नहीं दे रही थी, या तो आप डिल्यूजनल है या आप उसके अंदर अपने आप ही दिमाग, क्योंकि आदमी जब तपस्या और इस तरह की चीजें करता है तो उसका दिमाग इतना चलना शुरू हो जाता है तो वो अपने ही दिमाग में कुछ चीजें बसाना शुरू कर देता है। पर जब उसको क्लैरिटी नहीं मिलती तो उसको आपने कहा कि जी आवाज आनी शुरू हो जाती है। मेरे सहयोगी अंकुश हैं आपके पास जो खड़े हुए हैं इस वक्त। अंकुश का मैं रुक करूंगा। अंकुश, आप जरा मदद कीजिए महाराज जी की। महाराज जी के इस वक्त दरबार में जो भक्त पहुंचे हुए हैं उनको जरा महाराज जी के पास लेकर जाइए और एक बार जरा दिखाइए दर्शकों को कि किस तरीके से महाराज जी पूजा करते हैं, तंत्र साधना करते हैं और भक्तों की समस्या का समाधान करते हैं। किसी भक्त को महाराज जी के पास ले आइए। सुक्कू भैया को बोला। देखिए, बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर भक्त जो है उनकी लंबी कतार है और बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से भी आए हैं, कुछ लोग यहाँ महासमुंद जिले के ही हैं। आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाइए। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? मैं यहीं से हूँ। आप कहाँ से आए? यहीं से। यहाँ कोई है ऐसा जो बाहर से आता है? अब आ जाइए आप आ जाइए। कहाँ से आए आप? मैं रायपुर से आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? धनेश साहू। धनेश जी, कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे लगभग साल भर हो गया। क्या क्या समस्या लेके आए थे? पहले एक और किसी दूसरे को लेके आया था, उनका प्रॉब्लम था कुछ, तो उनका समस्या का समाधान हुआ। फिर दूसरे बार मैं अभी मेरी डॉटर को लेके आया हूँ। अंकुश, एक बार महाराज जी के पास ही ले जाइए। जो है एक बार दोनों को महाराज जी के पास ले जाइए, महाराज जी से उनका संवाद हो।
एक बार जी, थोड़ा सा भक्त आगे और आ महाराज जी दोनों के बीच का जो संवाद है वो एक बार दिखाते हैं और महाराज जी कैसे समस्या का समाधान करते हैं। क्या समस्या है? मेरी गुड़िया को कुछ प्रॉब्लम होती है नाइट में, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ गले में फंसा है इस टाइप का जी। तो बहुत डॉक्टर इलाज कराया मैंने जी। तो उनका समाधान नहीं हुआ, तो आपके पास और आया तो था मैं 1 डॉक्टर साल से पहले। आपने इलाज करवाया जी। तो कहाँ कौन सा डॉक्टर को दिखाया आपने? 1-2 वहाँ पर है MBBS मतलब स्पेशलिस्ट को हाँ दिखाया? MBBS डॉक्टर को ही दिखाया मैंने। नहीं, गले की बात है तो गले के लिए अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, वो सर्दी खांसी टाइप का ही आता है, जैसे सर्दी है खांसी है इस टाइप का, और दवाई जैसे सर्दी खांसी का प्रॉब्लम तो 2-4-5 दिन जनरली ठीक हो देखिए जाता इतनी है। जानकारी तो नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि स्नोफिलिया अगर बढ़ जाए तो भी ऐसा गले में दिक्कत होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया डॉक्टर आपने जी। सर्दी खांसी नॉर्मल ऐसा करके बोले। तो कितने डॉक्टर को आपने दिखाया? 2 डॉक्टर को दिखाया। मेडिसिन चली जी। कितने दिन तक? 20-25 दिन चला। डॉक्टर ने जो कहा जो जी, कोर्स जी, बताया फॉलो किया उसको। कोर्स कंप्लीट हुआ? जी। ठीक है, आप बात करिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि गले में रात में 1 बजने से 15 मिनट बाद 1:15 में या फिर 1:15 जब रहता है बजने को जी। तो फिर खांसी आती है और ऐसा लगता है कि अब सांस रुक गई है। सांस रुक गई है? हाँ। देखिए सांस से संबंधित अगर समस्या है तो ये अस्थमा भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसे रिपोर्ट में नहीं बताए हैं सर, डॉक्टर साहब चेक तो कराए हैं सारी चीजें जी। डॉक्टर ने नहीं बताया। तो बेटा अपना नाम बताएंगे? जी जोर से बोलिए। प्रॉपर आप कहाँ रहते हैं? मैं प्रॉपर खरोरा से हूँ। खरोरा से हैं? यस। अच्छा, वो बता रहे हैं रायपुर से आए हैं तो हाँ, आप तो खरोरा में रहती हैं? हाँ। ये जो आपको होता है या जो लगता है ये खरोरा में होता है? नहीं, यहीं पे होता है। जी, यहीं पे ही होता है। नहीं मीन्स जब आप खरोरा में रहती हैं हाँ। तब ऐसा होता है कि जब आप रायपुर में रहती हैं तब ऐसा होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रभु जी, मतलब अगर मेरा तबीयत खराब रहता है तो मैं कहीं पे भी रहूं वो तो होता ही है। अच्छा, आप कहीं भी रहें तो ये जो समस्या है ये बनी रहती है? हाँ। ठीक है, ये समस्या आपको है कब से? ये मेरे को वही 2 महीने हो गए होंगे। 2 महीने से है? हाँ। अच्छा ठीक है, नाम क्या बताया आपने? खरोरा में रहती हैं आप? ये हाँ। ठीक है। ओ माँ दीक्षा साहू खरोरा से आई हैं। आपको ऐसा रात्रि में सांस लेने में तकलीफ हो रही तो क्या जैसे छाती में गैस हो जाती है तो कैसे घबराहट से महसूस होती है ना, घबराहट लगना, अजीब सा लगना, दम घुटे घुटे जैसा लगना, ऐसा लगता है? हाँ। पेट में कहीं पर खिंचाव या हल्का सा दर्द, जिसको हल्का मरोड़ना जिसको बोलते हैं, हल्का सा होता है ऐसा? हाँ। कभी सुई की तरह 1-2 बार पिंच हुआ है? कभी धोखे से साइड में कभी नहीं हुआ? बस जो खिंचाव होता है या हल्का सा जो दर्द होता है ये होता है? ठीक है। रात्रि में हर दिन, चाहे वो आपके गले में अटके या ना अटके, ठीक है, रात्रि में क्या हर दिन अधिकतर 1 बजे से 3 बजे तक आपकी नींद खुलती है? हाँ। खुलती है? आप हमेशा नकारात्मक ऊर्जा में घिरे रहते हैं, आप ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बट अगर पढ़ाई की करें तो मुझसे ये नहीं होगा, या ऐसा हिम्मत हार जाने वाली बातें जो है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार आप में ज्यादा है, ऐसा लगता है आपको? कभी कभी लगता है। कभी कभी लगता है। आपके मन में एकदम कभी कभी बहुत ज्यादा गलत विचार आ जाते हैं, है ना? ठीक है। आपको गुलाब जामुन खाना पसंद है? मीठा? हाँ। पसंद है? देखिए यही चीज मैं आपको बताने जा रहा था दीक्षित जी, कि जो भी क्रिया होती है वो क्रिया मेरे आज्ञा चक्र पर मां दिखाती हैं और मैं जान जाता हूं कि ये मेडिकल साइंस का केस है या किसी बाहरी चीज। तो आपने क्या जाना अपनी क्रिया यहाँ से? पे देखिए मुझे स्पष्ट समझ में आ गया है कि जब से इन्होंने जी मैंने ये जाना है कि देखिए या तो इनकी किसी चीज में दूसरी कोई व्यक्ति होंगे जिनसे इनको ईर्ष्या होगी, पढ़ाई में बाधित करना चाहते होंगे, आगे नहीं बढ़ना देना चाहते होंगे,
क्योंकि हो सकता है कि प्लानिंग व्लानिंग कुछ अच्छा कर रही हो आगे भविष्य में पढ़ने के लिए, क्या ऐसा है? जी नीट की कोचिंग कर रहे हैं। आप क्लियर करेंगे इस चीज को? नीट की कोचिंग कर रहे हैं मेडिकल। आगे आ जाइए आप। जी बताइए। नीट की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल के लिए। तैयारी कर रही हैं जी। तो उस पे बाधाएं आ रही हैं? जी यही तो बात है, तबीयत खराब हाँ, मैं होना, समझ गया हूँ, पढ़ाई यही तो से बोल रहा हूँ। बच्ची ध्यान- आगे कुछ बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, लेकिन कोई शख्स, ठीक है, मैं स्पष्ट बता दूं, यहां पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कोई शख्स जो इनको ये चीजों से रोकना चाहता है, इसलिए इनको तकलीफ होती है। महाराज ये अगर आपने अपनी साधना से बता दिया कि कोई शख्स है जो बच्ची की तरक्की नहीं चाहता, तो अब ये तो आपके पास समाधान के लिए आई है, कैसे इसका समाधान करेंगे? जी, मैं इनको 3 मंगलवार बुलाऊंगा। जी बोलिए बोलिए। और इन्हें कुछ उपाय जो क्रिया है वो कराऊंगा, ताकि धीरे धीरे 3 मंगलवार 21 दिनों में इनकी यह समस्या जो है वो ठीक है। ठीक हो जाए या क्या कम हो उपाय जाए। होते हैं महाराज जी, वो किस तरीके के उपाय हैं? जी उपाय इनको ये है कि आप उपाय सुन लीजिए, अच्छे से करिएगा। देखिए, सबसे पहले स्पष्ट बता दूं, अगर आपको याद है तो आप पुष्टि करिएगा, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो कोई बात मेरी आपने दृष्टि में अपनी ये आता साधना, है आपने कि जब अपनी से साधना आपने वो से गुलाब बता जामुन दिया। खाया है, महाराज जी, ठीक है, तब से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, ये गुलाब जामुन की वजह से हो रहा है? गुलाब जामुन की वजह से हो रहा है या कोई शख्स नहीं चाहता कि बिटिया तरक्की करे? गुलाब जामुन की वजह से नहीं हो रहा है प्रभु जी, नहीं जी, जी नहीं। तो गुलाब जामुन कहां जी से आ नहीं, गया दोनों बीच में? का देखिए, गुलाब जामुन की वजह से नहीं हो रहा है, यही चीज मैं आपको बता रहा था प्रभु। जी मैं बता रहा हूं गुलाब जामुन कहां से आया बीच में। गुलाब जामुन कहां से आया? देखिए क्या होता है, जब कोई शख्स नहीं चाहता कि बच्चा आगे पढ़े, या उसको बात पढ़ाई की नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह से अगर उसे अपनी ईर्ष्या भावना व्यक्त करनी है, अगर उसका बिगाड़ करना है, ठीक है प्रभु, उसको या तो बीमार करना है इस तरह की चीजें से, तो वो क्या करते हैं, कोई भी एक वस्तु पे खाद्य सामग्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो उस पे अगर तकलीफ है उसको, तो वो एक वस्तु को अभिमंत्रित करके, ठीक है, ठीक है, क्योंकि समझ गया, मतलब गुलाब जामुन किसी ने अभिमंत्रित किया, बिटिया को खिला दिया और बिटिया को दिक्कत होने लगी। करीमनगर है, बंगाल है, मेरा असम है, बुनियादी सवाल छत्तीसगढ़ अभी तक है, अटका हुआ है, वो जो 3 मंगलवार को जी हाँ। बुलाएंगे आप बच्ची को, क्या जी हाँ। समाधान होगा, जी। क्या करना होगा बच्ची को 3 मंगलवार? जब 3 मंगलवार हम इनको बुलाएंगे तो हम क्या करेंगे, नींबू को मां दुर्गा के बीज मंत्र से, मां दुर्गा के बीज मंत्र से अभिमंत्रित करके उस नींबू को इनके मस्तक की यहां पर रखा जाएगा, ठीक है। और आप तो खैर जो करता है ये ट्रीटमेंट, या जो जिसके ऊपर बीती है वही बता सकता है, यहां पर उनसे स्पंदन होना, टपटपाहट का एहसास होता है, और यही क्रिया जो है 3 मंगलवार की जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तीसरे मंगलवार व्यक्ति स्वयं बोलता है कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, तो मतलब 3 मंगलवार नींबू, इससे पहले भी आप इस तरह के ठीक है महाराज जी, महाराज जी क्लियर। जो कि शायद ऋषा जी मैं आऊंगा आपके पास। यतीमा बहुत देर से देख रही हैं, सुन रही हैं। यतीमा जी, आपका पहला रिएक्शन। अनुराग जी, मेरा इनसे एक निवेदन है कि दुर्गा सप्तशती मंगाकर कुंजिका स्तोत्र पढ़कर एक बार सुना दें तो हमें ये संतुष्टि हो जाए कि पढ़ भी पाते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि मैं मंत्र नहीं जानता, और दुर्गा सप्तशती में मंत्रों के सिवा और कुछ है नहीं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि एकमात्र नींबू को ये कैसे अभिमंत्रित कर देंगे और कैसे इस बच्ची को इसका स्वास्थ्य ठीक कर देंगे। ऐसे जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया ये दिखा रहे हैं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। पहले तो आप क्या चाहती हैं? क्या आपकी जिज्ञासा? मैं चाहती हूँ राजकुमार जी, बहुत देर से मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा संयम रखिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि दुर्गा सप्तशती ये मंगा लें और कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके हमें सुना दें। महाराज जी मंगा लीजिए। 2 या 3 मिनट लगते हैं दुर्गा सप्तशती की कुंजिका महाराज जी एक बार मंगा लीजिए जरा दुर्गा सप्तशती लेके आइए। ठीक है, जब तक दुर्गा सप्तशती आ रही है, जब तक मिश्रा जी आपकी जिज्ञासा। मैं एक बात कहना महाराज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप सिर्फ दुर्गा, आपने तो सिद्धि की है ना कुंजिका स्तोत्र की, यतीमा जी ने तो पढ़ने की बात की। मैं बता रहा हूं कि दुर्गा कुंजिका स्तोत्र में कितने मंत्र हैं दादा, सिर्फ इतना बता दीजिए, बिना देखे बताइएगा। सिद्धि में देखने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ ये खोलिएगा नहीं, सिर्फ इतना बताइए कितने बोले प्रभु। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कितने मंत्र हैं दादा? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर कितने मंत्र हैं जी? सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, हाँ, कितने मंत्र हैं?
खोला नहीं हो प्रभु। दादा श्रृणोते मंत्र प्रतीक्षामि कुंजिका स्तोत्रम अरे उत्तमम ये नमन्त नहीं, अरे, प्रभावेन महाराज जी, सवाल छोटा है। स्तोत्रम किलकम ना अरे, रसकम मेरी- ना सुक्तम ध्यापयन् जी जी मैंने कहा है कि जी। सिर्फ ये बता दीजिए मंत्र जी। हैं कितने इसके अंदर? जी सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में 19 श्लोक हैं। नहीं दादा 15 श्लोक हैं सिद्ध कुंजिका ठीक स्तोत्रम है, में। चलिए आधा सही बताया और- तो अभी कोई दिक्कत अरे नहीं तो 15 और 7 ठीक है, 15 और 19 में यतिमा, difference होता है। यतिमा, अब आपका सवाल रह गया। आपने कहा दुर्गा सप्तशती का श्लोक पढ़कर सुना दे। जी। हाँ महाराज जी सुना दीजिए जरा दुर्गा सप्तशती श्लोक। नहीं, मैं वो मंत्र भी जानना अच्छा, चाहती हूँ जिससे नींबू को अभिमंत्रित करते वो हैं। कौन सा मंत्र है जिससे आप मैं नींबू वो को मंत्र भी अभिमंत्रित जानना करेंगे और चाहती हूँ। 3 मंगलवार में बिटिया ठीक हो जाएगी? के मंत्र को ऐसे उजागर नहीं किया जा सकता। आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसे उजागर नहीं किया जा सकता। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ऐसे पढ़ा भी नहीं जा सकता। जिसने सिद्धि की हो वो तो ये बात बहुत अच्छी तरह जी से वो जानता मैं है। गुरु मंत्र की बात कर रहा हूँ। नहीं, गुरु मंत्र भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप जिस तरीके से पब्लिकली लेकिन देखिए पढ़ने के क्या लिए हो रहा बैठ है? गए महाराज, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी नहीं पढ़ा जा सकता और जिसने सिद्धि प्राप्त की हो वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं? और आप जो इस समय इस बच्ची के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको इलाज की जरूरत है। आप उसको बता रहे हैं कि उस पे किसी शख्स ने गुलाब जामुन खिला दिया। ये पाखंड, ये बंद कर दीजिए। सनातन के नाम पर, भगवती के नाम पर कुछ अच्छा कीजिए। सवाल तो ये है कि आप अपनी गद्दी पर बैठकर ये दावा करते हैं कि आप किसी भी तंत्र विद्या से जो भी अभिक्रिया या जो भी अभिमंत्रित कुछ खिलाया गया है, जब आपने पता लगा लिया तो उसके बाद डॉक्टर की कोई आवश्यकता शेष नहीं बची। इसका अर्थ ये है कि आप उस बच्ची को छल रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य के साथ, उसकी शिक्षा के साथ, और उसको एक ऐसे प्रपंच में डाल रहे हैं जिससे वो बताने कि सुनिए किसी शत्रु ने खिलाया हो या ना खिलाया हो, लेकिन आप उसके शत्रु बनकर यहाँ पर बैठकर उसके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्ची नीट की तैयारी कर रही है और आगे जब वो इन प्रपंचों में पढ़कर आपके दरबार के, सुनिए महाराज जी, वो खुद मेडिकल साइंस की स्टूडेंट बनेगी, वो खुद डॉक्टर बनेगी, तब वो अपनी पढ़ाई से स्वतः दूर हो जाएगी। आप ये समझ रहे हैं क्या कि आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं? अभी तक की इस पूरी चर्चा में ऐसा कौन सा पहलू है मिश्रा जी जिसके आधार पर आपको लगता है कि महाराज जी को माफी मांगनी चाहिए? नहीं दिया, वो जानबूझकर नहीं दे रहे हैं। मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, अभी तक इनको कोई भी अध्ययन नहीं है और इस प्रकार से धर्म से खेलने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। बड़ा क्लियर बता रहा हूं, उस बच्ची को कुछ नहीं है, उस बच्ची को गले में इन्फेक्शन है, पढ़ाई का स्ट्रेस है जिसके कारण उसको एंजाइटी हो रही है। ना उस बच्ची ने कोई गुलाब जामुन खाया है, मैं यहां क्लियर कर रहा हूं, और ना उसको प्रॉब्लम वो नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेकिन बड़ा स्पष्ट सा एक बात है। मैं आपको इसलिए, मैं महाराज क्षमा कीजिएगा, बट मैं किसी उसमें नहीं पढ़ करके मैं आपको इस विषय पर पाखंडी कहना चाहूंगा। बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा, पहले एक जिज्ञासा है, ये आपने अपना नाम हैप्पी बाबा क्यों रखा हुआ है? जी देखिए, मैं बाबा नहीं रखा हूं, मैं बाबा नहीं रखा हूं। जितने लोग आते हैं वो बाबा बाबा बोलते हैं जी। कोई चरण छूता है तो मैं उनको मना करता हूं कि ये सब चीज मत करिए, है ना। मैं कुछ नहीं हूं, जो है जगदम्बा है, माँ है, जैसा वो बताती है, जैसा दिखाती है मैं करता हूं। मैं आपसे कुछ बताना चाह रहा था प्रभु, मैं कुछ दिखाना चाह रहा था। जो बात डॉक्टर साहब ने की, जो महाराज जी ने की है जी, बचपन का नाम है। अच्छा दिखाइए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? जी मैं ये बताना चाह रहा हूं और दिखाना चाह रहा हूं कि जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इस बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, मैम बोल रही हैं कि आप खिलवाड़ कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैं ये बताना चाहता हूं प्रभु, मेरे पास बहुत से ज्यादा ऐसे ऊपरी हवा वाले केस आते हैं, ऊपरी बाधा वाले केस आते हैं, तो उनमें उनको जो स्पष्ट घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, या पायल की आवाज सुनाई देती है, या चूड़ियों की खनक उनको सुनाई देती है, वो इधर उधर ढूंढते हैं, घर के अंदर देखते हैं कहां से आवाज आ रही है, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो आप क्या बोलेंगे, वो पागल घोषित हो गए हैं, वो पागल हो गए हैं। चलिए, एक होता है यूट्यूबर जो है, ये जो केस आपके पास आया हुआ, हाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको देखिए प्रॉब्लम ये है, हैप्पी जी प्रॉब्लम ये है, आपको कुछ आता वाता नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट, आपको समझ नहीं आ रहा। ये वाला भी जो केस आया है, जैसे मैंने कहा, या तो ईएनटी का या साइकोसोमैटिक है, जो आप अभी मुझे एग्जांपल दे रहे हैं, वो केसेस हेलुसिनेशंस के हैं, तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं 3 मंगलवार में कुछ नहीं होगा। मैं 3 मंगलवार दावा करता हूं इस बच्ची को ये बच्ची ठीक हो जाएगी। मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा। आप लोगों की वजह से हम लोग के देश में इतना नुकसान हो रहा है।
और जी, मुझे 3 बड़ा ही मंगलवार दुख का हो मैं रहा है, दावा करता हूं। एक साइंस स्टूडेंट बेचारी उसको आपके पास लेके आए हैं, इससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि आप जैसे आदमी जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कुछ ज्ञात नहीं है, वो आप खुद बता रहे हैं जो उनको मेडिकल इश्यूज है, और आप खुद जब ये सब नौटंकी, आई एम सॉरी टू से, जब आप ये नौटंकी कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं डिसाइफर कर लेता हूं, मुझे समझ आता था कि मेडिकल इशू है कि नॉन मेडिकल इशू है। सुनिए, जब नॉन मेडिकल इशू आपको माता ने बता दिया कि नॉन मेडिकल इशू है, अनुराग भी आपसे इतनी बार पूछ चुके हैं, फिर आपको ये उनको सजेस्ट करने की कि डॉक्टर के पास भी जाओ, क्या जरूरत है? इसका अभी तक आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे क्लियर कट लग रहा है कि आप पाखंडी और आपको माफी मांगनी चाहिए, या आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। और एक काम और भी कर सकते हैं, ऐसा कोई गुलाब जामुन अभिमंत्रित करके यहाँ भेज दीजिए। मैं चाहता हूं कि जो महाराज जी, महाराज जी, अरे क्या जरूरत है डॉक्टर की? आप दरबार लगाई क्यों रहे? अगर आप ये चाहते हैं कि वो बच्ची डॉक्टर के पास जाए तो आप दरबार क्यों लगा रहे हैं? आप कहते हैं अगर वो मेडिकल इशू नहीं है और माता से आपको ज्ञात हो गया है, तो आप उनको फिर डॉक्टर के पास क्यों भेज रहे हो? क्योंकि आपके हिसाब से तो मेडिकल इशू है ही नहीं। जवाब दीजिए। अरे प्रभु, मैं सबको यही बोलता हूं, मैं सबको बोलता हूं, आज पहली बार नहीं है। अरे तो महाराज इसका मतलब ये हुआ कि ठीक होगा डॉक्टर की दवाई से और क्रेडिट लेंगे आप। बोल रहा हूं मैं, नहीं, ठीक होगा डॉक्टर की दवाई से और क्रेडिट लेंगे आप। आप इनकी रिकॉर्डिंग अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, मैं आज आपको एक ऐसे भक्त से मिलाता हूं जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी इस दरबार से संतान मिली है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिलाइए जरा, कौन है वो शख्स, देखें जरा, बात करें, बुलाइए जी। सुकेश महंती जी कहाँ हैं? ये वही सुक्खू भैया हैं जिनका नाम आप कुछ देर पहले ले रहे थे। बिल्कुल वही है जी। ये सुक्खू भैया से मैंने बोला कि सप्तशती ला कर दीजिए। ठीक है, अब जो शख्स आ रहे हैं वो सुक्खू भैया नहीं है। मुझसे कोई छोटा रहे बड़ा रहे, मैं सबको भैया बोलता हूँ। थोड़ा चुनौती स्वीकार कर लीजिए यतीमा की और मिश्रा जी जो है सप्तशती भगवती के सबसे प्रारंभ में है। सुना दीजिए एक बार, वो कौन सा संकल्प है? एक बार मिश्रा जी की चुनौती स्वीकार कीजिए और संकल्प सुना दीजिए जब तक आपके सुक्खू भैया आए। सबसे पहले तो सप्तश्लोकी दुर्गा धर्म की पहली प्रक्रिया महाराज है जी संकल्प। सुना रहे हैं मिश्रा जी, सुनिए। जी जी, एकदम आसान प्रक्रिया है और मुझबानी सबको याद रहती प्रभु, लेकिन मैं शुरू से ही पुस्तक देख करके बहुत ठीक है, पूजन विधि जो होती है ईमानदारी से स्वीकार रहे हैं, मैंने पूजा की है। अब महाराज जी ये बताइए कि आपने ऐसे श्लोक मुझे सारे याद नहीं है, तो मैं प्रारंभ से ही बोल रहा हूं आपको। ठीक है, आपने सुक्खू भैया को जो बुलाया है अपने पास, वो किस लिए बुलाया है? आपका वक्त है, आप बताइए। नहीं, हम भैया से ये साबित करना चाह रहा था प्रभु कि ये इनके पूरे परिवार में किसी को संतान नहीं है, और ये बहुत सारा ट्रीटमेंट लेकर के, सारी थेरेपीज करा करके, सब कुछ करा के देख लिए थे। मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं मैं, उसमें देख लिए थे। जब ये मेरे पास आए, जब मैंने देखा कि इनको ऐसा मेडिकल साइंस की कोई समस्या नहीं है और इनको इनका तंत्र को हटा करके जो इनके ऊपर अभिचार क्रिया की गई थी, अगर उसको हटा दिया जाए, भगवती मातेश्वरी की कृपा हो जाए, तो इनको जरूर संतान होगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, इनका हवन जब हुआ था उसके 1 महीने के अंतराल बाद, 1 महीने बाद ये कंसीव कर लिए थे। प्रोफेसर सुक्खू भैया हवन के बाद भी डॉक्टर को दिखा रहे थे, नहीं दिखा रहे थे? क्योंकि मुझे संकेत आ चुका था कि इनके ऊपर वो क्रिया हुई है। आपके हवन के बाद सुक्खू भैया क्या डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, नहीं दिखा रहे थे? इसका जवाब दीजिए। और ये भी हो सकता है कि 15 दिन पहले तक जो दिखा रहे थे, जो दवाई मिल रही थी उनको, उसका कुछ असर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा रहे, बिल्कुल नहीं दिखा रहे। मतलब और अच्छा, और उससे पहले उन्होंने कितने टाइम डॉक्टर्स को दिखाया? कितने टाइम हवन से पहले डॉक्टर्स को दिखाया? हैप्पी जी, कितने टाइम उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया आपके आने से पहले, ये बताइए। लगभग 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले, मतलब 2 साल से वो दिखा रहे थे और कुछ नहीं हुआ। आपने हवन किया और उसके 1 महीने बाद वो कंसीव कर लिया। यतीमा मतलब ऐसे तंत्र साधना से बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे मेडिकल साइंस के दौर में? जी नहीं, मेरे पास आने से पहले 2 साल प्रभु। मैं वही कह रहा हूं। यतीमा नहीं, देखिए मैं तो क्या तंत्र साधना से बच्चे पैदा होते हैं, नहीं होते? अनुराग जी देखिए, आध्यात्मिक ऊर्जाओं से हमें मानसिक बल मिल सकता है, आध्यात्मिक ऊर्जाएं हमारा मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन मेडिकल साइंस जो कर सकती है वो एक अलग प्रक्रिया है। और जिसको जो निसंतान है, जिसको संतान नहीं हो रही है, उसको ये दावा कर रहे हैं कि जो खुद मंत्र भी बिना किताब खोले नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि मेरे हवन करने से, पहली बात तो हवन किस चीज़ का किया गया,
आपने क्या कोई साधना उनसे कराई? क्या उन्होंने भी कोई साधना करी? अभी तो प्रक्रिया ही क्लियर नहीं है कि आपको कोई भी तंत्र विद्या काटने की प्रक्रिया नहीं आती है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आप यहाँ दरबार सजाकर सिर्फ जो भोले भाले लोग हैं, जो भोले भाले बच्चे हैं, उनको माफ कीजिएगा डॉक्टर कक्कड़, आखिरी कमेंट। मेरा आखिरी कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। हाँ, मेरा आखिरी कमेंट ये है कि देखिए, आपने कहा माँ के लिए आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपके आंसू, उससे हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो आपके और भगवान के बीच में, माता के बीच में है, वो होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। बट उनके उस बिहाफ पे आप क्लेम कर रहे हैं। साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, आपको पता है कि अगर कोई माँ बाप कहेगा कि हमें लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, या हमें 2 जुड़वा चाहिए या 3 बच्चे चाहिए, साइंस वो तक ला सकता है। और आप कह रहे हैं कि 2 साल, और वो भी किसकी आप बात कर रहे हैं? जो सुक्कू भैया आप ही के यहाँ पे घूम रहे हैं, आप ही के, तो ये आप भ्रम फैला रहे हैं। और अगर आप अपनी माँ, जो आप देवी माँ की बात कर रहे हो, आपकी सच्ची श्रद्धा है, तो आपको ये काम बंद करना चाहिए, नहीं तो आपकी श्रद्धा, जो आपकी देवी माँ से कनेक्शन है, वो कभी पूरा नहीं होगा। और माफ कीजिए, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। मुझे लगता है कि कालीचरण महाराज माफी नहीं मांगेंगे, उनके अपने कुछ और तर्क होंगे। बेवजह हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए। तो कालीचरण महाराज के दावों की सच्चाई अब आप जान चुके हैं, पर्ची का खेल भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारी आपको सलाह है कि आस्था के नाम पर अंधविश्वास की राह पर ना चलें। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।